ये कहानी एक स्पाई एजेंट की है जो अपनी बहन के खातिर वह जासूस बन के साउथ कोरिया में जाता है ताकि वह अपनी बहन को नॉर्थ कोरिया की जेल से बाहर निकाल सके। लेकिन इसको उसके स्पाई कर्नल से धोखा मिलता है। तो चलो देखते हैं एक भाई अपनी बहन के लिए क्या कर सकता है। मूवी की शुरुआत में ये शिक्षक इस लड़के के साथ मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह युवक उत्तर कोरिया का एक स्पाई है जो अपने मिशन को अंजाम देने के लिए दक्षिण कोरिया आया है। वह युवक जो पहले म्यूंगहून के नाम से जाना जाता था, उसने अपना नाम बदलकर दायहो रख लिया है। वह दक्षिण कोरिया के नए स्कूल में शामिल होता है ताकि बाकी स्टूडेंट के साथ घुल मिल सके और स्कूल को अपने कवर के रूप में इस्तेमाल कर सके। सबसे पहले वह एक लड़की से मिलता है, उसका नाम नैन्सी होता है। वह एक विनम्र लड़की है, बल्कि उसका नाम भी उसकी बहन के समान है जिसे उत्तर कोरिया में कैद किया गया था। दोनों जब साथ में बैठे थे तब कुछ लड़की का एक झुंड नए दायहो को परेशान करना शुरू कर देता है। दायहो उस लड़के का हाथ दूर धकेलता है, लेकिन फिर वे उसे छत पर ले जाते हैं। एक लड़का दायहो को घूंसा मारता है, लेकिन दायहो को इसकी आदत हो चुकी है। भले ही उसके मुंह से खून बह रहा हो, लेकिन उसे लगभग इसका एहसास नहीं होता। एक और लड़का बताता है कि दायहो का शरीर बहुत कसा हुआ है, जैसे कि वह कसरत करता हो। जब वह शरीर की जांच करता है तो उस लड़के को दायहो का पॉकेट मिल जाता है और वह उससे ले लेता है। पॉकेट के अंदर पैसे और दायहो की अपने परिवार की तस्वीर होती है। दायहो लड़कों को चेतावनी देता है कि वे बस पैसे ले ले और उसे उसकी तस्वीर वापस दे दे। तब दायहो लड़के के हाथ में से तस्वीर वापस ले लेता है और लड़ाई के लिए तैयार होकर अपनी मुट्ठी बांध लेता है। उस पर शिक्षक छत पर आता है और सभी को क्लास में वापस जाने का निर्देश देता है। अपने गुस्से को दूर करने के लिए दायहो बास्केटबॉल कोर्ट पर कुछ राउंड लगाने जाता है। वह जानता है कि वह किसी से नहीं लड़ सकता क्योंकि इससे उसका मिशन खतरे में पड़ जाएगा, उसका भेद खुल जाएगा। जब वह कक्षा में वापस आता है तो शिक्षक अपने साथ लकड़ी की छड़ी लेकर स्टूडेंट को मारकर उनके साथ खिलवाड़ करता है। अपने स्टूडेंट को छुट्टी पर जाने से पहले वह उन्हें याद दिलाता है कि आज उनकी सफाई की ड्यूटी है। जब शिक्षक चला जाता है वह बदमाशों के पास एक खुली जगह होती है, तो वे दायहो और नैन्सी को रूम की सफाई करने का आदेश देते हैं, जिसमें खिड़कियां भी शामिल हैं। अगले दिन नैन्सी को फिर से परेशान किया जाता है। दायहो ऐसी परेशानी पसंद नहीं है, लेकिन वह अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसे एहसास है कि उसे शांत रहना है और खुद को रोकना है। वह सिर्फ नैन्सी की मदद करता है ताकि वो कचरा इकट्ठा कर सके जो उसके साथी स्टूडेंट उस पर फेंक रहे हैं। बदमाश लड़के टिप्पणी करते हैं कि ये लूजर है और एक अच्छे कपल की तरह दिखते हैं। हालांकि बदमाश लड़के ये तक नहीं रुकते। नैन्सी को एक निजी रूम में ले जाते हैं और वे पैसे से भरा एक लिफाफा चुरा लेते हैं जिसे वह अपने साथ लेकर घूम रही होती है। उस पैसे का इस्तेमाल उसकी बैले क्लास के लिए किया जाएगा क्योंकि उसे डांस करना पसंद है। जब वह पैसे वापस लेने की कोशिश करती है तो बदमाश उसकी शर्ट फाड़ देते हैं। इसी समय दायहो उस रूम के अंदर आता है। इस बार उसे लगता है कि बदमाशों ने हद पार कर दी है, तो उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। इसलिए दायहो उनसे फाइट करता है। वह एक एक करके सबको मार गिराता है। अगली सुबह दायहो को पता चलता है कि नैन्सी स्कूल में नहीं है। इसी बीच शिक्षक ने क्लास में एक टेस्ट रखा है और वह बस अपनी छड़ी के साथ घूमता है। उन्हें बताता है कि उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है। जब वह दायहो के पास जाता है और उसे छड़ी से मारने वाला होता है तो दायहो अपने स्किल से उसे पकड़ लेता है। दायहो को एहसास होता है कि वह जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहा है, तो वह अपने शिक्षक को छोड़ देता है। इस अजीबोगरीब पल से निपटने के लिए शिक्षक उसकी सजगता की तारीफ करता है। ब्रेक के दौरान बदमाश कैंटीन में अपना दोपहर का खाना खा रहे हैं, या कम से कम वे इसे खाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दायहो ने उन्हें कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचाया है। वे चर्चा करते हैं कि वे दायहो से अपना बदला कैसे लेंगे, लेकिन जब वे उसे पास आते देखते हैं तो वे तुरंत अपना मुंह बंद कर लेते हैं। दायहो उनके साथ बैठता है और बदमाशों के नेता से पूछता है कि क्या वह जानता है कि नैन्सी कहाँ काम करती है। फिर दायहो शिक्षक से मिलने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि उसे सिर दर्द हो रहा है और वह आज स्कूल से जल्दी निकलना चाहता है। शिक्षक अभी भी पहले जो हुआ उसके बारे में असहज महसूस कर रहा होता है, और अगर दायहो आज स्कूल से चला जाता तो उससे वास्तव में बेहतर महसूस होता, इसलिए वह उसे जाने देता है। उस दिन दायहो को अपना पहला मिशन भी मिलता है, जो एक हत्यारे को ढूंढना है जो यूनिट 8 के पूर्व सदस्यों की हत्या कर रहा है। यूनिट 8 वह संगठन है जहां दायहो भी है। उसका पहला लक्ष्य एक आदमी है जो एक छोटा सा बॉक्सिंग जिम चलाता है। दायहो उसे आसानी से काबू कर लेता है और पूछताछ के लिए बैठा देता है। जब वह आदमी दावा करता है कि उसका हत्यारे से कोई संबंध नहीं है, तो दायहो उसके पैर में गोली मारकर साबित करता है कि वह इस बारे में गंभीर है। कुछ क्षण बाद वह आदमी दायहो पर पलटवार करने की कोशिश करता है। वह दायहो को चेयर से मारने के बाद चाकू पकड़ लेता है। हालांकि दायहो वह कुछ तकलीफ पहुंचता इससे पहले दायहो एक प्रहार से उसे खत्म कर देता है। इसके बाद दायहो एक कसाई के पास जाता है और वह दायहो को हत्यारे की कार का लाइसेंस प्लेट नंबर देता है, लेकिन फिर वह अपने स्टोव के फ्रिज के भीतर दायहो से लड़ने की कोशिश करता है।
उन दोनों के बीच फाइट होने के बाद डायहो आसानी से उसे खत्म कर देता है और आगे बढ़ जाता है। जल्द ही डायहो कार की नंबर प्लेट से हत्यारे को देख लेता है और अपनी बाइक को उसकी कार के पास ले जाता है। हालांकि हत्यारा इतनी जल्दी डायहो को अपनी बंदूक निकालते हुए देख लेता है और भागने की कोशिश करता है। डायहो कार पर गन से 2 शॉट लगाता है और उसमें एक गोली टायर पर लगती है। कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे हत्यारा उसमें फंस जाता है। डायहो इस हत्यारे को मारने के एकमात्र इरादे से उसके पास जाता है। हालांकि उसे एहसास होता है कि चारों ओर बहुत सारे लोग हैं। कुछ युवा स्टूडेंट इस घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। वह जानता है कि वह अभी हत्यारे को नहीं मार सकता क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ लेगी। इसलिए वह ये जानते हुए घटनास्थल से चला जाता है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जो उसे किसी और दिन लड़नी होगी। वह दिन आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ रातों बाद डायहो घर लौटता है और हत्यारे को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह तुरंत अपनी जैकेट खोलता है और हत्यारे के पास जाता है, जो उस पर पलटवार करता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। एक के बाद एक दोनों एक दूसरे पे भरी पड़ रहे थे। हालांकि डायहो फाइट में अधिक कुशल प्रतीत होता है। जब हत्यारे को पता चलता है कि उसे डायहो को हराने में मुश्किल होने वाली है, तो वह अपनी बंदूक खींचने की कोशिश करता है। इसके बावजूद डायहो उसका हाथ पकड़ता है और बंदूक को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करता है। फिर हत्यारा एक छिपा हुआ चाकू निकालता है और डायहो पर उससे हमला करने की कोशिश करता है। चाकू से बचने के लिए डायहो सोडा कैन का इस्तेमाल करता है और अंततः उसी चाकू से हत्यारे को मार डालता है। वह जानता है कि यह घटना बहुत ध्यान आकर्षित करने वाली है, इसलिए वह पूरे दृश्य को एक दुर्घटना की तरह दिखाने का फैसला करता है। वह गैस पाइप को काटता है और फिर वह माइक्रोवेव ओवन में रसोई का चाकू रखता है। माइक्रोवेव में चाकू से चिंगारी निकलती है और घर में विस्फोट हो जाता है। डायहो अपनी बाइक पर सवार होकर जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भाग जाता है। एक नए घर में खुद को स्थापित करने के बाद उसे सेना के कर्नल का फोन आता है, जिसने उसे जासूस बना दिया था। इस बार डायहो का मिशन सेक्टर 35 के कई सदस्यों पर हमला करना है, जो उत्तर कोरिया का एक और कैविएट संगठन है। सेक्टर 35 एक ऐसा संगठन है जो उत्तर कोरिया के आने वाले तानाशाह किम जोंग उन का है, जबकि यूनिटार्ड प्रेजेंट तानाशाह किम जोंग इल का है। डायहो जैसा उसे बताया जाता है वैसा ही करता है और सेक्टर 35 के कुछ सदस्यों पर उनकी एक मीटिंग के दौरान हमला करता है, जबकि वो उनमें से कई को मार देता है। डायहो हीरे से भरा एक पैकेज भी चुरा लेता है, जिसकी कीमत $30 मिलियन है। इस बीच उत्तर कोरियाई सरकार के एक उच्च सदस्य ने चीन और दक्षिण कोरिया के अपने समकक्षों के साथ एक मीटिंग तय की है। उपहार के रूप में वे उन्हें यूनिट 8 के उन सभी कार्यकर्ताओं के नाम देने जा रहे हैं जो चीन और दक्षिण कोरिया में रह रहे हैं। डायहो को बताया जाता है कि वह उत्तर कोरिया वापस जाकर अपनी बहन से मिल सकता है। वह व्यक्ति जो उसे समुद्र के रास्ते उत्तर कोरिया ले जाने वाला था, उस पर चाकू से हमला करता है और उसे चाकू मार देता है। लेकिन डायहो खुद को संभालने में सक्षम है और उस व्यक्ति से लड़ता है। डायहो द्वारा उस व्यक्ति को मारने के बाद उसे पता चलता है कि उत्तर कोरिया के कर्नल उसे मरवाना चाहते हैं। इसलिए दूसरी कोई जगह न होने पर वह नैन्सी से मिलने जाता है और उसके घर में सो जाता है। जब वह निराश होकर सो जाता है तो नैन्सी समाचार देखती है, जिसमें दक्षिण कोरिया में घुसपैठ करने वाले जासूसों के चेहरे सामने आते हैं। डायहो उनमें से एक है। अगली सुबह कर्नल डायहो को फोन करता है। वह उसे सूचित करता है कि वह अपनी छोटी बहन के साथ दक्षिण कोरिया में है। वह अपनी बहन के लिए हीरे का सौदा करने का प्रस्ताव रखता है। डायहो जानता है कि यह शायद एक जाल है, लेकिन वह अपनी छोटी बहन को नहीं छोड़ सकता, इसलिए वह जाने से पहले नैन्सी के लिए एक नोट लिखता है। उसे कर्नल के साथ अपनी मुलाकात के बारे में पुलिस को सूचित करने के लिए कहता है। मुलाकात के दौरान कर्नल और डायहो एक दूसरे के सामने होते हैं। तभी एक एजेंट डायहो के पीछे छिपकर आता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन पहले ही एक पुलिस अधिकारी उसे गोली मार देता है। तभी उत्तर कोरियाई पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, जबकि डायहो कर्नल से लड़ रहा होता है। आखिरकार अपनी छोटी बहन कार में बैठी तब कर्नल आके कार स्टार्ट करके चलाने लगता है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है और डायहो भी वहां से भागने का फैसला करता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अब उसे क्या करना है। कर्नल हार नहीं मानता और अब वह डायहो की स्कूल साथी नैन्सी का अपहरण कर लेता है। कर्नल उसे कॉल करके बुलाता है और डायहो भी अपनी कॉल की जानकारी पुलिस तक खुली छोड़ता है, ताकि पुलिस उसकी कॉल का पता लगा सके। फिर वह कर्नल के स्थान पर प्रवेश करता है और उसे हीरे दिखाता है। हालांकि वह सभी का ध्यान भटकाने के लिए उन हीरो को हवा में उछालता है, ताकि वह उन पर गोली चलाना शुरू कर सके। हालांकि वह कई दुश्मनों को मार गिराता है, लेकिन वह भी उनके द्वारा गोली मार दी जाती है। फिर वह नैन्सी को मुक्त कर देता है। फाइट के दौरान वह कुछ गैस कंटेनरों के पास विस्फोटकों से भरा एक बैग फेंकता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। जब वह नैन्सी के साथ जाने की कोशिश करता है तो उसे एक बचा हुआ एजेंट पकड़ लेता है। डायहो नैन्सी को भागने का निर्देश देता है, जबकि कर्नल उसके पास आता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है। लेकिन डायहो भी इतना होशियार है कि वह अपने शरीर को घुमाता है और उसे पकड़े हुए एजेंट को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। फिर वह खुद एक बंदूक पकड़ लेता है, क्योंकि पुलिस का व्यक्ति भी घटनास्थल पर आ जाता है। तीनों लोग मुश्किल स्थिति में फंस जाते हैं।
सबसे बुरी बात यह है कि डाई हो भी जानता है कि वही या तो मर जाएगा या जेल में जाएगा, और वो कहता है कि उसे ये सब खत्म करना है, इसलिए कर्नल को गोली मार देता है, जो कर्नल भी उसे भी गोली मारता है। डाई हो भी अब जख्मी हो चुका है। नैन्सी और पुलिस वाला उसे अस्पताल ले जाने के लिए कार में डालते हैं, लेकिन उसके पास अब पर्याप्त समय नहीं है। डाई हो कार में ही मर जाता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त की कहानी जानने और उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे क्या कारण है, ये जानने के बाद नैन्सी डाई हो की छोटी बहन को पालक बहन बनने का फैसला करती है। आखिरकार डाई हो भी अपना काम करके चला गया, जो अपनी बहन के लिए वो जासूस बना था। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।